वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज हम जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि वाई आर शुगर बोर्ड्स नेसेसरी इन स्कूल। तो बेसिकली इस आर्टिकल में बात करी गई है कि कैसे शुगर बोर्ड्स बनाए जाने चाहिए। तो अब शुगर बोर्ड्स बेसिकली क्यों बनाने चाहिए, जैसे हम आजकल का लाइफस्टाइल देख रहे हैं, लोगों के पास हाथ में मोबाइल्स हैं, उनके पास एक क्लिक पे सब कुछ है कि मतलब जो जंक फूड है या फिर जो फूड बेसिकली हाई इन फैट, सॉल्ट एंड शुगर है, ये सब एक क्लिक पर है। तो जो डिसीजन इनसे क्या है कि अब हमारे लाइफस्टाइल में इतने चेंजेस आ रहे हैं ना इन सब चीज़ों के कारण, कि हम शुगर कंटेंट जितना हमारी बॉडी के लिए रिकमेंडेड लेवल है उससे हम कई ज़्यादा लेते हैं। उसके कारण कई क्रॉनिक डिसीजेज़, फिर टाइप 2 डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा जो पहले एडल्ट्स में होती थी अब वो बच्चों में भी आ रही है। अब बच्चे तो ये है नहीं कि जब कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो सोचें कि उसमें कितनी कैलोरीज़ होंगी, या फिर अगर कोई पैकेज फूड ले रहे हैं तो उसमें चेक करें कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ऊपर तो क्या है, ऊपर तो वो साफ-साफ लिख देते हैं कि हाँ, ये चीज़ें, जिनके डायबिटीज़ भी हैं वो अगर शुगर फ्री लेके भी कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो एक्चुअल में शुगर फ्री है या नहीं है, उसका कोई मतलब वो नहीं है हमारे पास रिकॉर्ड ना कि वो एक्चुअल में शुगर फ्री है या नहीं। वो भी लोगों को चेक करना पड़ता है। मतलब एडल्ट्स तो फिर भी इंग्रेडिएंट्स देख के कह सकते हैं, मतलब है ना, वो बारीकी में जाके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेंगे कि हाँ, ये हाई इन कैलोरी है, ये उन्हें नहीं लेना चाहिए। बट जो छोटे बच्चे हैं वो ये नहीं करेंगे। अब जो टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेज़ हैं ना, वो धीरे-धीरे स्कूल लेवल पे भी आने लग गए हैं। और वैसे भी अगर हम शुगर बोर्ड्स, या जो कि ये है कि हर एक क्वांटिटी में कितना शुगर है, क्लियरली बच्चों को अगर स्कूल्स में बताया जाएगा तो वो एक मास कवरेज होगा। सबसे पहले तो जब सारे स्कूल्स में बताएंगे तो हर घर में बच्चे हैं, तो फिर वो एडल्ट्स को भी उतना ही जाके बताएंगे कि नहीं, ये नहीं लेना चाहिए। आपस में पीयर लर्निंग होगी। तो जो स्कूल में हमने ऑब्वियसली देखा है कि ऐसा होता था ना कि मतलब स्कूल में जो चीज़ें पढ़ाई हैं हम घर जाके पेरेंट्स को भी कहते थे, नहीं नहीं नहीं, हमारी मैम ने ये बोला था हमें। तो वही चीज़ है कि अगर हम स्कूल में ये चीज़ें उनको इंस्टिल करेंगे, उनको यहाँ से ही समझाएंगे कि उन्हें कितना शुगर इनटेक होता है कौन सी चीज़ लेने से, तो वो डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। तो वाई शुगर बोर्ड्स आर नेसेसरी इन स्कूल्स, यही कारण है कि हम मास पॉपुलेशन तक भी पहुँच पाएंगे। और अभी से अगर उन्हें ये चीज़ें पता चलेंगी तो फिर वो धीरे धीरे जाके एडल्ट्स में भी टाइप 2 शुगर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएंगी। व्हाट आर शुगर बोर्ड्स? तो बेसिकली एक ये विजुअल बोर्ड है जिसमें क्या होगा कि जैसे सारे कंटेंट्स जो कॉमनली बच्चे लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया या फ्रूट जूसेस हो गए या और भी जो चीज़ें हैं वो सब जो भी हो गई वो लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे कि उसमें हम मैपिंग कर देंगे कि हाँ, इतना शुगर कंटेंट है उनमें। ये डीआईवाई एक्टिविटीज़ के थ्रू भी बनाया जा सकता है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को साथ लेके लर्निंग इंटरैक्टिव और फन बना सकते हैं, और सारे अपने अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, मतलब सिर्फ शुगर बोर्ड जी क्यों, सॉल्ट कंटेंट का भी साथ में बनाओ, साथ में फैट्स कितनी हैं, कैलोरीज़ कितनी ले रहे हो, है ना, ये चीज़ें भी ऐड करी जा सकती हैं कि जंक फूड कौन सा जो सबसे ज़्यादा बच्चे खाते हैं उसमें कितना क्या चीज़ है ना, तो उससे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। मतलब अपने लेवल पे भी चीज़ें जो हैं आप मॉडिफिकेशन हो सकती है। तो उसमें क्या इन्फो होंगे, रिकमेंडेड शुगर इनटेक, कि शुगर जंक फूड और ड्रिंक्स में कितना है, शुगर हेल्थ रिस्क क्या हैं ज़्यादा शुगर लेने से, और हेल्दी और ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। हम ये सिर्फ प्रॉब्लम्स बता के नहीं चलेगा, हमें ऑल्टरनेटिव्स भी देने पड़ेंगे। किसने ये कैंपेन स्टार्ट करी? तो हेमंत सिंघा करके हैं जिन्होंने ये करी। अब सीबीएसई भी फॉर्मली से अडॉप्ट कर रहा है, 24,000 स्कूल्स हैं ऑलमोस्ट सीबीएसई के। और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इन्होंने इसको सपोर्ट किया। उन्होंने जो लेटर लिखी सीबीएसई को, और उसमें ये लिखा कि कैसे टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेस अब बच्चों में भी आ रहे हैं, तो ये कितना इम्पॉर्टेंट हो गया है। साथ में स्टेट मतलब जो स्टेट स्कूल्स हैं वो भी अब धीरे धीरे ये चीज़ें लाएंगे। इससे क्या है कि 2 करोड़ प्लस स्टूडेंट्स में अगर अवेयरनेस जाएगी, और उनकी फैमिलीज़ में हर एक बच्चे के साथ ऑलमोस्ट 4-4 5-5 फैमिली मेम्बर्स या 2-3 फैमिली मेम्बर्स भी लिंक्ड हो गए, तो हम ऑलमोस्ट 6 to 7 करोड़ पॉपुलेशन के पास पहुंच रहे हैं। मतलब ऐसे करते मास स्प्रेड हो जाएगा धीरे धीरे। वाई आर दे नेसेसरी? राइजिंग डायबिटीज केसेज इन चिल्ड्रन। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि रेयर होती थी बच्चों में, अब राइज कर रही है ड्यू टू हाई शुगर डाइट्स। फिर एस्टिमेटेड ये है कि 397 केसेस पर लाख चिल्ड्रन इन इंडिया
इट इज़ सेकेंड ओनली टू चाइना। फिर शुगर कॉन्ट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 13 to 15% ऑफ चाइल्ड्स डेली कैलोरीज, जबकि रिकमेंडेड सिर्फ 5% है। वाई आर दे नेसेसरी? रोल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। वो एडवोकेट कर रहे हैं शुगर बोर्ड्स को इन ऑल स्कूल्स, CBSE प्लस स्टेट बोर्ड्स। वो प्लान कर रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन्स फॉर सॉल्ट, ट्रांस फैट्स इन फ्यूचर, इंगेजिंग पेरेंट्स, डॉक्टर्स एंड टीचर्स इन अवेयरनेस एफर्ट्स। गवर्नमेंट का रोल क्या रहेगा? फूड कॉरपोरेशन बेसिकली जो हमारी है स्टैंडर्ड सेट करती हैं, जो उनका इन्वॉल्वमेंट ये है कि प्रॉपर डेफिनेशन दिया जाए ऑफ हाई फैट, सॉल्ट एंड शुगर फूड्स, ताकि प्लानिंग हो कि फ्रंट ऑफ द पैक पे हेल्थ स्टार रेटिंग और जेन्युइन हेल्थ स्टार रेटिंग हो, कि एक बच्चा भी उसे पढ़ के समझ सके कि हाँ ये चीज़ उसके हेल्थ के लिए सही है या नहीं, वो खुद रिकॉग्नाइज कर सके। करंटली इंडिया क्या करता है? WHO स्टैंडर्ड्स यूज़ करता है, जिसमें क्या है मैक्स 25 ग्राम शुगर पर डे, दैट इज़ इक्वलेंट टू 6 टीस्पून, ये ले सकते हैं। एक्सपर्ट्स डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया स्पेसिफिक गाइडलाइंस हो, साइटिंग हायर हार्ट डिसीज रिस्क इन इंडियंस। तो इंडियंस में हार्ट डिसीज़ के रिस्क ज़्यादा होते हैं, तो हमें इंडिया स्पेसिफिक गाइडलाइंस लानी चाहिए। ये वर्ल्ड स्पेसिफिक गाइडलाइंस से नहीं काम चल रहा। व्हाट्स नेक्स्ट? तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल वर्कशॉप, स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस ऑन सॉल्टी एंड फैटी एड फूड्स, इनकी एडवर्टीजमेंट सबसे पहले तो कि हम तो भाई ऐसे इतने हेल्दी, वो सब उन पे डाटा कलेक्शन ऑन चिल्ड्रन विद डायबिटीज़। फिर ऑनगोइंग डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रिशन पॉलिसी सूटेड फॉर इंडियन किड। मेरा तो ये मानना है कि बच्चों में अंदर तक घुसा दो। बच्चे क्या है कि वो एक घर में अगर बच्चों ने चीज़ खानी बंद कर दी ना, तो फिर घर वाले भी धीरे धीरे वो हो जाते हैं, तो उनको वो जो स्कूल से सिखा के रटा के भेजा जाता है ना, वो घर जाके वही करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है स्टेट्स डिजर्व अ बिगर शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस इन पोस्ट GST एरिया। तो बेसिकली इसमें क्या बात करेगी है कि जैसे GST से काफ़ी सारे स्टेट टैक्सेस हटाकर एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम जैसे हम लाए थे, तो उसमें अब ये बात करी जा रही है कि अगर स्टेट्स को भी अब एक फेडरल स्ट्रक्चर अगर मेंटेन करना है, तो उसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों के पास इक्वल पावर्स हों, तो इक्वल पावर्स क्या, साथ में वो काम भी इक्वली कर पाएँ, तो उनको फिर उस हिसाब से जो फंडिंग है वो भी उतनी ही इक्वल चाहिए होगी। तो उस बारे में बात करी जा रही है कि कैसे अगर सबको एक यूनाइटेडली काम करना है, तो टैक्सेस फंडिंग भी उतनी ही ज़रूरी है स्टेट्स के लिए। कॉन्टेक्स्ट दिया जा रहा है, जैसे अभी PM मोदी ने स्टेट्स को अर्ज किया 10th नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में कि हमें एक साथ काम करना है एज टीम इंडिया, ना कि एज टीम्स डिफरेंट स्टेट्स। नाम सिर्फ और सिर्फ इंडियन आना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद कोई चीज़ आनी चाहिए। पर जो करंट सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है उसमें ना बैलेंस की कमी है, ऐसा ऑथर कहते हैं कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टेट्स के लिए अपने कंसर्न्स देने के लिए। वो ऐसा उनको लगता है कि अगर स्टेट्स अपना कोई कंसर्न करती हैं तो सेंटर कोई पनिशमेंट के तौर पे फंडिंग के या मतलब डिफरेंट वेज से बेसिकली ना मतलब चीज़ें बेसिकली सेंटर के हाथ में पावर ज़्यादा आ जाती है। ये चीज़ इस ऑथर का कहना है। इश्यूज विद सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। तो बेसिकली यहाँ पर क्या इश्यूज आ रहे हैं कि जो फेडरल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि नीति आयोग, GST काउंसिल, अब इनमें स्टेट की रिप्रेजेंटेशन भी है और सेंटर की रिप्रेजेंटेशन भी है। ये मिलते ही नहीं है, ये बहुत कम मिलते हैं। अगर ये बहुत कम मिलेंगे तो स्टेट्स अपने व्यूज़ रखेंगी कैसे, है ना? अगर व्यूज़ नहीं रख पाएंगी तो वो ऑब्वियसली फिर कोऑर्डिनेशन में फ़र्क तो आएगा ही। सेंटर जब अपनी मर्ज़ी से ही काम करेगा सिर्फ, तो नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीट्स जस्ट वंस अ ईयर। GST काउंसिल 5 महीनों में मिली नहीं है, जबकि उसको हर क्वार्टर में एक बार मिलना होता है। तो इससे लिमिट हो रहा है कि कोलैबोरेटिव डिस्कशंस नहीं हो पा रही हैं। जो स्टेट का फोकस है वो इंडिविजुअल गवर्नेंस, जो स्टेट है फिर वो अपने इंडिविजुअल गवर्नेंस पे, ग्रीवियंसेस पे और अचीवमेंट्स पे ही फोकस करती है। नोट वर्दी सजेशंस बाय स्टेट्स। फिर भी लोगों ने मतलब कई स्टेट के CM ने ऊपर उठ के फिर भी सजेशंस दिए। उनमें आंध्र प्रदेश के CM ने सजेस्ट किया कि हमें 3 सब ग्रुप्स बना देने चाहिए स्टेट्स के, कि मतलब हमारे पास एक सब ग्रुप कैटेगरी होगी कि लाइक
मतलब मेरे हिसाब से ये इस तरह जैसे बात हो रही है कि कैटेगरीज मतलब रिलेटेड स्टेट्स की, जैसे कि उनकी जीडीपी ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट्स विद डेमोग्राफिक एडवांटेज उनमें क्या है, उनमें हम टेक ड्रिवन क्या गवर्नेंस ला सकते हैं, किसके पास कौन सी चीज़ की फैसिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पेक्टिव डिस्कशन करें, क्योंकि पूरी इंडिया का डेमोग्राफी सेम नहीं है ना, कि हर के पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अलग अलग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको कैसे चलाना है वो भी डिफरेंट होना चाहिए, है ना, कैसे उनमें हम पोटेंशियल उनका एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर तमिलनाडु के सीएम ने कहा कि टैक्स स्टेट्स में शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस बढ़ना चाहिए अप टू 50%, जो कि करंटली 41% है, क्योंकि फंडिंग ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। वाई द डिमांड फॉर ग्रेटर शेयर इज़ वैलिड, क्योंकि जीएसटी कंपनसेशन जो है वो सेंटर से एंड हो चुकी है आफ्टर 5 ईयर्स। स्टेट्स को एक्सपेक्टेड था कि वो अपने टैक्स रिवेन्यूज़ खुद अब इंक्रीज़ करें। कईयों ने अच्छा काम किया, कईयों ने नहीं किया। जो स्टेट ओन टैक्स रिवेन्यू है वो 6.6 से 7.2% बढ़ा, पर जीएसटी ने रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं किए। जो नेट रेवेन्यूज़ हैं वो रिसेंटली प्री जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस से अभी रिसेंटली क्रॉस करे हैं, जब से जीएसटी रिप्लेस करा है काफ़ी स्टेट टैक्सेस। तो ये फेयर है कि स्टेट्स एक ग्रेटर शेयर डिमांड करें। तो कंक्लूजन यही है कि टू ट्रूली एक्ट एज टीम इंडिया, रेगुलर डायलॉग और फेयर रेवेन्यू शेयरिंग की ज़रूरत है। थैंक यू।